उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्तियां आज भारत में साकार साबित होती दिख रही हैं। कैसे? क्योंकि भारत ने लगातार प्रयास किए हैं अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो उसने तय किए हैं। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज के सेशन में हम अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े खास बिंदुओं को। चूंकि यह समय हमारे देश के लिए गर्व का समय है। क्यों गर्व का समय है? क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिहाज से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यह कारनामा कर दिया है और इतिहास रच दिया है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के परिप्रेक्ष्य में कि इन खास बिंदु क्या हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। कौन कौन से वे महत्वपूर्ण चरण हैं जिन्हें गुजर कर या जिन्हें क्रॉस करके चंद्रयान 3 पहुंचा है चंद्रमा की सतह पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। देखेंगे कि आखिर इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां जिम्मेदार थी। सबसे पहले खास बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने देखी खबर हम आज ये भी देखेंगे किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। इसके बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है यह जानेंगे। इसके बाद जानेंगे चूंकि चंद्रयान के चाहे चंद्रयान 2 की बात करें या चंद्रयान 3 की बात करें, इसमें सॉफ्ट लैंडिंग लगातार सुर्खियों में रहा है। ऐसे में हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग है क्या और सॉफ्ट लैंडिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जिसे लेकर लगातार यह मामला चर्चा में रहता है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी और चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल भी रहा है। आइए इसके बाद जानेंगे कि आखिर यह दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा गया। इसके बाद जानेंगे कि सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से भिन्न कैसे है, क्योंकि चंद्रयान 2 की कुछ खामियों को सुधार कर ही चंद्रयान 3 को तैयार किया गया था। तो वे खामियां कौन सी थी जिन्हें सुधार करके चंद्रयान 3 को रेडी किया गया था। अंत में एक प्रश्न होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या थी? खबर है चंद्रयान 3 लैंडिंग, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द मिशन, व्हाट हैपेंस आफ्टर इट लैंड ऑन द मून। यदि यह मून में लैंड कर जाता है तो क्या होने वाला है, यह इस खबर में बताया गया है। चूंकि यह खबर अपने आप में पूरे देश में एक महत्वपूर्ण खबर है तो लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है और लाइव अपडेट भी इससे प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, यानी इसके चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई को चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी चंद्रयान 3 ने। 14 जुलाई को चंद्रमा के लिए उड़ान भरने के बाद लगातार सबकी निगाहें, पूरे देशवासियों की निगाहें चंद्रयान 3 पर लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि इसे चंद्रमा की सतह पर या कहें चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद यानी आज 6:04 पर जो सॉफ्ट लैंडिंग का समय बताया गया था, उसके बाद ऐसा करने वाला देश भारत पहले उन देशों में शुमार हो गया है जिसने यह कारनामा कर दिया है। इसलिए यह खबर सुर्खियों में आ गई है। लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके उतरता है और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन गया है। बात करें रोवर के संदर्भ में तो जब लैंडिंग करके लैंडर नीचे आता है तो लैंडर से ही बाहर रोवर निकलता है जो कि एक रोबोटिक स्टाइल वाला क्या है, वाहन है, 6 पहिए वाला वाहन है। और फिर इसे बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर विचरण करना है ताकि वहां से वे नमूने इकट्ठा कर पाए, रासायनिक, खनिज, सभी प्रकार के नमूनों को इकट्ठा करके इनकी इमेज लेकर पृथ्वी तक या कहें इसरो तक प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, चूंकि यह मिशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 3 अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां यह चंद्रयान 2 से अलग है, इसे अलग तरीके से बनाया गया है। तो आइए यह भी देख लेते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को कि आखिर यह मिशन था क्या। चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। आप यहां देख पाएंगे 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसके बाद दिनों दिन इसमें अलग अलग प्रगति को नोटिस किया गया और बताया गया। आइए हम उसे भी जान लेते हैं क्या थी ये चीजें। 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच चंद्रयान 3
कंप्लीट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ध्यान रखिएगा, अर्थ के चारों ओर इसने अपने ऑर्बिट को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद अब इसरो ने क्या चूज किया था कि 25 जुलाई के बाद ये अपने रूट को चेंज करेगा अर्थ से मून जाने के लिए। इसके बाद इसने क्या किया, 1 अगस्त को इसरो ने बताया कि इसरो हैड इंजेक्टेड द स्पेसक्राफ्ट इनटू द ट्रांसलूनर ऑर्बिट। इसने स्पेसक्राफ्ट को इंजेक्ट कर दिया। कहां से? ट्रांसलूनर ऑर्बिट से ये इंजेक्ट होकर आगे बढ़ता है। फिर आती है घटना 5 अगस्त की। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू द लूनर ऑर्बिट। 5 अगस्त को यह लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट कर जाता है। फिर घटना घटित होती है 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कि क्या क्या यहां पर होता है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं चंद्रयान 3 में। तो इस समय चंद्रयान 3 ऑर्बिट जो है रिड्यूस होते जाते हैं पृथ्वी की तुलना में, और फिर ये पास जाते जाते हैं किसके? चंद्रमा के। ठीक है, और इस समय यह लगभग 170 किलोमीटर इंटू 4313 से कम होकर मून के करीब पहुंच जाते हैं, रिड्यूस करके 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर, यानी ये चंद्रमा के अधिक नजदीक पहुंच गए। देखिए, ये रिड्यूस करते हुए यहां तक अधिक नजदीक पहुंच गया। अब स्थिति आती है 17 अगस्त की। 17 अगस्त में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द लैंडर मॉड्यूल फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, यहां पर लैंडर मॉड्यूल का प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेशन होता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल को कुछ अधिक, ध्यान रखिएगा, किसके साथ? फ्यूल के साथ भरकर भेजा गया था ताकि यहां इस स्थिति तक इसे पहुंचा पाए, लैंडर को पहुंचा पाए। इसके बाद आती है लैंडर की बात। तो लैंडर हैज 4 पेलोड्स, यानी लैंडर में 4 पेलोड लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये पेलोड ही एकत्र करेंगे वहां पर अलग अलग तरीके से नमूने को। बात करें इसमें एक रोवर भी है। आखिर रोवर क्या है? यदि हम रोवर की बात करते हैं तो यह 6 व्हील वाला एक रोबोटिक व्हीकल है। इसकी आप इमेज देख सकते हैं ऐसे। 6 चक्कों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा की सतह पर विचरण करेगा और उसके आसपास की जो जो स्थितियां हैं उन्हें नोटिस करेगा और उसकी इमेज, उसके बारे में जानकारियां इसरो तक पहुंचाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसे किसके जरिए भेजा गया था, यानी चंद्रयान 3 को के लिए किस यान का इस्तेमाल किया गया था? स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, LVM-3M4 व्हीकल का इसके लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसकी हाइट लगभग 43.5 मीटर थी। अब बात करें इसके स्टेजेस की, क्योंकि हम सभी जानते हैं इनमें स्टेजेस होते हैं, सॉलिड स्टेजेस भी होते हैं और लिक्विड स्टेजेस भी होते हैं, जिसमें S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे होते हैं और L-1110 यानी L-110 लिक्विड स्टेजेस है। इसका नाम है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके जरिए ही इसे ऊपर तक भेजा गया था। ये हमने देखा इसकी अभी तक की जर्नी की। अब बात आती है किसकी? 23 अगस्त की। 23 अगस्त यानी आज का वह महत्वपूर्ण दिन। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था और रोवर को बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर विचरण करना था। और यही था वह दिन जिसके लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारे कुछ और खास बिंदुओं को, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है और आखिर यह है क्या। चंद्रयान 3 के मिशन या उस उद्देश्य की बात करें कि इसमें कौन कौन से मुख्य उद्देश्य शामिल थे, तो इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करवाना और इसका प्रदर्शन करना शामिल था। इसके साथ साथ चंद्रमा पर रोवर को पहुंचाना और इसे चंद्रमा की सतह पर विचरण कराना इसके तहत शामिल था, यानी इसके उद्देश्यों में शामिल था। और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग क्या है? ये वे प्रयोग हैं जो चंद्रमा के उस स्थान पर जाकर ही या उस स्थान पर ही करने की बात की जाती है। ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोगों को कहा गया है क्या? इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग। उस स्थान खास या उस खास स्थान विशेष के बारे में जब बात की जाए तो इसे इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों के रूप में जाना जाता है। हमने अमूमन पर्यावरण में ऐसे शब्द जरूर सुने हैं, इन सीटू, एक्स सीटू, जो कि जीवों के संदर्भ में होता है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की। तो यह क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग जानिए, बहुत आराम से, बहुत धीरे से, सॉफ्टली कहीं पर लैंड करना, इसे ही कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। यानी किसी अंतरिक्ष यान को नुकसान ना पहुंचाने के लिए
धीमी और नियंत्रित गति से नीचे उतारना या उतारना कहलाता है सॉफ्ट लैंडिंग। अंतरिक्षयान की तकनीकी क्षमताओं का इससे प्रदर्शन होता है। यानी यदि कोई देश इस तरीके के स्थान या कहें कुछ विषम परिस्थितियां हैं, कुछ विषम स्थान है, बहुत अधिक गड्ढे हैं या वहां पर बहुत कम टेम्परेचर है, तो ऐसी स्थिति में यदि वहां पर किसी यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए तो वह अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। अंतरिक्ष की दुनिया में अंतरिक्षयान की तकनीकी क्षमताओं के रूप में इसे देखा जाता है। बात करें इसी के साथ कि लैंडिंग स्थल क्या था चंद्रयान 3 का, तो अभी हमने चर्चा भी की। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड करवाना था, दक्षिणी ध्रुव के 70 डिग्री अक्षांश पर। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो हमने देखा सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में, महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में। अब देखते हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों यह लैंडिंग, हम कहीं और भी करवा सकते थे लेकिन दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना गया या ध्रुवों को क्यों चुना गया। यदि हम बात करें चंद्रमा के अन्य क्षेत्रों में लैंडिंग के बारे में, तो अभी तक जितने भी अंतरिक्षयान चंद्रमा पर गए हैं वे सभी भूमध्य रेखा के पास उतरे हैं। ध्यान रखिएगा, सभी भूमध्य रेखा के पास इसलिए उतरे हैं क्योंकि यहाँ पर उतरना या लैंडिंग करवाना काफी आसान और सुरक्षित माना गया है, क्योंकि यहाँ पर यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। तो हम हमारे उस उपकरण में जितने भी सौर संचालित उपकरण लगाते हैं, इससे सूर्य का प्रकाश मिलने की वजह से उन्हें एनर्जी या ऊर्जा मिलती रहती है और वे लगातार संचालित होते रहते हैं। ऐसे में उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए क्षेत्र और तापमान इस क्षेत्र में अधिक अनुकूल प्राप्त हो जाता है। हमने अभी चर्चा भी की कि यहाँ सूर्य का प्रकाश भी मौजूद होता है, इस वजह से आसान होता है भूमध्य रेखा के पास उतरना। यहाँ मुश्किल हो जाता है ध्रुवों के पास उतरना, क्योंकि ध्रुवों की जो स्थितियां हैं वे भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक विषम पाई गई हैं, अधिक विषम देखी गई हैं। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, लगभग अंधेरे जैसी स्थिति बनी हुई होती है। इसके साथ ही वहां तापमान 223 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पाया जाता है और यहाँ उपकरणों के संचालन में भी कठिनाई होती है। तो जब कोई देश ऐसा कर लेता है तो यह उस देश के अंतरिक्ष की क्षमता में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर क्षमता के रूप में इसे जाना जाता है। उपकरणों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है और हर जगह बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पर देखा जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में लैंडिंग नहीं होती और ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात रह जाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के जरिए जब कोई देश ऐसा करता है तो वहां पर बहुत अधिक ठंडी स्थिति होती है, तो उस क्षेत्र में रिसर्च करना अधिक कठिन है। ऐसा करने के लिए ही कई देश प्रयास करते हैं ताकि वहां पर नई नई खोज हमें प्राप्त हो सके। ठीक, यानी अत्यधिक ठंडे तापमान में जो भी वस्तुएं फंसी हैं, कई हजार सालों से यदि वहां पर कोई वस्तुएं फंसी हैं तो फ्रोजन स्थिति में है। जब हम वहां पर जाते हैं, अपनी वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, यानी लैंडिंग सफल होती है, वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे तो हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। इसलिए देश चाहते हैं दक्षिणी ध्रुव में जाना और इसलिए हमने प्रयास किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की और इस पर लैंडिंग करने की। ठीक, चर्चा हमने की कि फ्रोजन स्थिति में है। फ्रोजन स्थिति के बाद क्या होता है वहां पर, क्योंकि कई हजार सालों से वहां पर वस्तुएं या चीजें दबी हुई हैं, तो ऐसे में ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी क्या करती हैं, प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में हमें सुराग प्रदान कर सकती हैं। इसलिए हमने दक्षिणी ध्रुव को चुना है और उस स्थान को चुना है जहां पर चीजें फ्रोजन है या जमी हुई हैं, ताकि उनके जो अवशेष हैं वो हमें बेहतर सुराग प्रदान कर पाए। चंद्रयान 2 ने भी 2019 में इस क्षेत्र में उतरने की योजना बनाई थी और तय किया था, लेकिन किसी कारणवश या तकनीकी विफलता की वजह से वहां पर यह लैंड नहीं कर पाया था, यानी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। कहां पर यह फेल हुआ था इसे हम जानेंगे लास्ट वाली स्लाइड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, यानी चंद्रयान 3 को 2 से कैसे अपडेट करके बनाया गया था। बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल पर समस्याएं देखी गई थी। चंद्रयान 2 को सफलता आधारित डिजाइन किया गया था, यानी सक्सेस बेस्ड डिजाइन किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को फेल्यूर बेस्ड डिजाइन किया गया है। अब यहां पर फेल्यूर बेस्ड डिजाइन क्या है? फेल्यूर बेस्ड डिजाइन की बात करें तो चंद्रयान 3 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यदि किसी चरण में यह फेल होता है, किसी भी तरीके की इसमें अड़चन पैदा होती है, कोई कठिनाई हमें नजर आती है, तो उस कठिनाई को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया था। इस चरण में ये कठिनाई आएगी तो इसे कैसे डील कर सकते हैं, अगले चरण में यदि ये कठिनाई आती है तो इसे कैसे डील कर सकते हैं, और इसी तरीके को, इसी पैटर्न को कहा जाता है फेल्योर बेस्ड डिजाइन। जबकि चंद्रयान 2 में ऐसा नहीं था, ये सोचकर ही डिजाइन कर दिया गया था कि ये सक्सेसफुल ही होगा। लेकिन इस बार इन सभी समस्याओं को कम करके चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया था। बात करें परिवर्तन की, ये 2 से कैसे अलग है, यानी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कैसे भिन्न है। तो चंद्रयान 3 के जो लैग हैं, जो पैर हैं, उन्हें अधिक मजबूत बनाया गया है। यह 3 मीटर पर सेकेंड या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी उतरने और स्थिर होने में सक्षम है। ठीक है, और इसकी बात करें कि इसमें दूसरा परिवर्तन क्या है चंद्रयान 2 की तुलना में, तो संभावित जो लैंडिंग साइट थी चंद्रयान 2 के लिए वह कम थी, जबकि चंद्रयान 3 के लिए जो लैंडिंग साइट है उसे थोड़ी और विस्तारित कर दी गई है, काफी विस्तारित की गई है। चंद्रयान 2 की बात करें तो जहां यह 500 मीटर इंटू 500 मीटर पैच तक थी, वहीं चंद्रयान 3 में से 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर तक विस्तारित कर दिया था कि इस क्षेत्र में यह उतर सकता है, लैंड कर सकता है। इसलिए इसके लिए जो क्षेत्र था अधिक विस्तारित था। इसके अलावा बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रयान 2 से अधिक ईंधन पहुंचाया गया था, भरा गया था, ताकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वह आखिरी मिनट में भी बदलाव करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि फ्यूल की कमी है इसलिए ये नहीं कर सकता, फ्यूल की कमी है इसलिए ये पाथ नहीं बदल सकता, फ्यूल की कमी है इस वजह से ये सरवाइव नहीं कर सकता। इन सभी क्षमताओं से इसे लेस कर दिया गया था कि इन समस्याओं का यह समाधान किया जा सके। इसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ से सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये क्या है? देखिए, ध्रुवों पर हमने बात की कि सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। चारों तरफ से यदि पैनल लगा देंगे तो एक तरफ से यदि वो झुका भी रहता है तो उसके शेष 2 पैनल्स जो होंगे सोलर, वहां पर लाइट पड़ती रहेगी, जिससे वे उसे ऊर्जा मिलता रहेगा और वह संचालन उसका लगातार चलता रहेगा। यानी कम से कम 2 किनारे सूर्य की ओर रहेंगे और ये सक्रिय रहेंगे, जिससे इन्हें ऊर्जा मिलती रहेगी और इनका संचालन लगातार बना रहेगा। ध्यान रखिए किसके क्रम में बात कर रहे हैं हम, लैंडर के क्रम में। ठीक है, इसलिए चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिफरेंट बनाया गया था चंद्रयान 2 से। अब बात करते हैं कि सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए प्रयास में कौन कौन से चरण शामिल थे। इन चरणों की बात करें तो खुद इसरो प्रमुख ने कहा कि जो लास्ट के 15 मिनट थे चंद्रयान 3 को लैंड करने के लिए, वे अपने आप में टेरर की तरह थे। यानी लास्ट 15 मिनट्स आर टेरर, उन्होंने खुद कहा, क्योंकि उन सभी के अंदर भी तो यह बात होगी कि भाई हमने इतनी मेहनत करके इसे तैयार किया है, क्या होगा क्या होगा। और वही 15 मिनट ही अलग अलग चरण में फिर वो पहुंचना था, उसे एक खास स्थिति में इतने सेकंड के अंदर उसे अपना स्थिति या गति को कम करनी थी, फिर खास इतनी ऊंचाई पर उसे इतने सेकंड में अपनी पोजीशन को चेंज करना है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है, मान लीजिए यहां पर, और इस पूरे क्षेत्र में ऐसे क्षैतिज मूव कर रहा है चंद्रयान 3। क्षैतिज मूव करते करते अचानक से चंद्रमा में ऐसे ऊर्ध्वाधर गिराना है हमें, तो क्षैतिज से, जो कि कई हजार किलोमीटर की रफ्तार है यदि, तो इसे कम करते करते इसे अचानक से ऊर्ध्वाधर कंडीशन में लाने के लिए भी तो कुछ समय होगा, कुछ कंडीशन होगी, कोई स्थिति होगी। एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक पर्टिकुलर मिनट में इसके मूवमेंट को हमें चेंज करना है। ये उस लेवल पर, अंतरिक्ष लेवल पर काफी महत्वपूर्ण बात है। इसे अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। आइए हम उन चरणों के बारे में चर्चा करते हैं। बात करें, इसमें 4 चरण निर्धारित किए गए थे। ये 4 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण था रफ ब्रेकिंग चरण, जो अपने आप में महत्वपूर्ण चरण है। रफ ब्रेकिंग चरण, इसमें लैंडर के क्षैतिज वेग को, ध्यान रखेगा, 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की सीमा से कम करना था। यानी जो लैंडर अभी क्षैतिज इस तरीके से गति कर रहा है, इसे लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की सीमा से कम करना है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और कम करने तक, इस स्थिति तक लाना है कि इसका यह जो गति है वह लगभग 0 पर सेकेंड हो जाए, ताकि इसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाया जा सके। यदि कहीं मूवमेंट होती है किसी वस्तु में, तो हम सभी जानते हैं उसे गिरने में, क्या उसके नष्ट होने की जो संभावना है वह ज्यादा होती है। ऐसे में यहाँ पर इसकी मूवमेंट को कम करने की बात कही गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लगभग इसे 0 करना था, और वो भी निश्चित अवधि के भीतर, एक निश्चित टाइम पीरियड में करना था, और सटीकता के साथ करना।
ठीक है। इसमें दूसरा चरण शामिल है, ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड होल्ड चरण। अब एटीट्यूड होल्ड चरण क्या है? तो सतह से लगभग, यानी जो चंद्रमा की सतह है उससे लगभग 7.42 किलोमीटर इस ऊंचाई पर लैंडर लगभग 10 सेकेंड, ध्यान रखिएगा 10 सेकेंड मात्र, ये जो लैंडर है, लैंडर लगभग 10 सेकेंड तक एल्टीट्यूड होल्ड चरण में रहेगा। यहां पर एल्टीट्यूड होल्ड चरण में रहेगा और यहां पर इसे लगभग 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, लेकिन किस कंडीशन में? क्षैतिज दूरी तय करते हुए इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुकना है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में मतलब अब सीधे झुकना पड़ेगा, यहां तक इस दूरी को कवर करते हुए क्षैतिज ऐसे ऊर्ध्वाधर झुकना है, जो अपने आप में काफी कठिन साबित हो सकता है। तीसरा चरण है, ध्यान रखिएगा, फाइन ब्रेकिंग चरण। चंद्रयान 2 फाइन ब्रेकिंग चरण और एटीट्यूड जो बीच में चरण था, इन दोनों के बीच ही क्रैश हो गया था, इस वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। फाइन ब्रेकिंग चरण की बात करें तो लगभग 175 सेंटीमीटर तक इसे आगे बढ़ना है और इस दौरान लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाएगा। हमने चर्चा की यहां पर, तो जैसे ही यह 3.48 किलोमीटर तक लगभग मूव करते हुए क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर आता है और फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही इसे आगे बढ़ना है। इसे ही कहा गया है फाइन ब्रेकिंग चरण। तब तक 175 सेकंड की स्थिति यहां पर बताई गई है। इसमें लैंडर लैंडिंग स्थल तक अंतिम 28.52 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। इसकी यहां पर दूरी पर रहेगा, लगभग 28.52 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और यह ऊंचाई की यदि बात करें तो लगभग 800 से 1000 मीटर क्या होगी, यह कम हो जाएगी, ठीक, दूरी, और 0 मीटर सेकेंड की नाममात्र गति तक यहां पहुंच जाएगा। 0 मीटर पर सेकेंड की नाममात्र गति तक पहुंचने के बाद लैंडर यहां चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? लैंड करेगा। इस तरीके से इसके चरण को बनाया गया था। अंतिम चरण आता है टर्मिनल डिसेंट चरण। इसमें क्या है? इसे अंतिम चरण के तौर पर जाना जाता है जब अंतरिक्षयान को सतह पर पूरी तरह से लंबवत उतरना है। इस चरण को कहा गया है टर्मिनल डिसेंट और इस चरण के बाद कुछ समय के बाद फिर रोवर बाहर निकल कर आएगा और रोवर फिर चंद्रमा की सतह पर विचरण करेगा। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया था। हमने पूरी तरीके से चंद्रमा की या चंद्रयान 3 के किस तरीके से डिजाइन किया गया था इस पर चर्चा कर ली है। अब आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है और है? कथन क्या है? चंद्रयान 3 के अंतिम चरण को टर्मिनल डिसेंट चरण कहा गया। दूसरा कथन है चंद्रयान 3 को उत्तरी ध्रुव में लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।